आज की ये अपडेट आपकी पेंशन, आपकी सैलरी, आपके डीए डीआर और आपके घर के बजट से सीधे जुड़ी है, इसलिए अंत तक सुनिए। ऐसी जरूरी और काम की जानकारी समय पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए। फरवरी 2026 है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। 18 महीने का डीए डीआर एरियर आखिर कब मिलेगा? ये सवाल सिर्फ एक मांग नहीं है, ये उन महीनों का बकाया है जब महंगाई लगातार बढ़ती रही, लेकिन डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया गया। जिस समय परिवारों की ज़रूरतें बढ़ रही थी, उसी समय वे पैसे रुक गए जो असल में बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए तय किए गए थे। इसलिए लोगों के मन में ये बात लगातार चुभती है कि अगर परिस्थितियां बदलती रहती हैं तो फैसलों में बदलाव क्यों नहीं आता, और जिन महीनों का भुगतान रोका गया उनका समाधान अब तक क्यों नहीं निकल पाया। सरकार ने पहले कई बार संसद में कहा कि 18 महीने का डीए एरियर देना संभव नहीं है। तर्क यह दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के बाद आर्थिक बोझ बढ़ गया, राजकोषीय घाटा दबाव में आया और संसाधनों पर दबाव के कारण भुगतान रोकना पड़ा। ये एक प्रशासनिक और वित्तीय तर्क है, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए ये कोई कागजी बहस नहीं है। किसी परिवार के लिए ये बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता है, किसी के लिए घर की किस्त, किसी के लिए इलाज, दवाइयाँ या बुजुर्ग माता पिता की देखभाल। पेंशनर के लिए तो ये और भी संवेदनशील मसला है, क्योंकि पेंशन एक तय है जबकि खर्च हर महीने बढ़ते जाते हैं। ऐसे में डीए डीआर को एक समता अतिरिक्त लाभ कहकर टाल देना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति हर महीने हिसाब लगाकर घर चलाता है, उसके लिए ये जीवन स्तर और सम्मान का सवाल बन जाता है। इसी बीच एक बड़ा कानूनी संकेत सामने आया है जिसने कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद बढ़ाई है। ये संकेत पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए डीआर बकाया से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों से जुड़ा माना जा रहा है। चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि अदालत ने ये रेखांकित किया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का अधिकार है। इसे सिर्फ सरकार की इच्छा पर निर्भर होता सुविधा की तरह नहीं देखा जा सकता। साथ ही ये बात भी सामने आई कि केवल आर्थिक तंगी या वित्तीय बोझ का तर्क देकर लंबे समय तक बकाया रोकना उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई जगह वर्षों से इसी तर्क के सहारे भुगतान टलता रहा है और कर्मचारी पेंशनर इंतजार करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल वाले मामले में लंबे समय के बकाया की चर्चा है। कोई 1-2 महीने का मुद्दा नहीं था, बल्कि कई वर्षों की अवधि बताई जाती रही। अदालत का ये कहना कि डीए कोई बोनस नहीं है और ना ही कोई तोहफा बहुत मायने रखता है। डीए डीआर का मूल उद्देश्य ही यही है कि महंगाई के असर से कर्मचारी और पेंशनर को बचाया जाए ताकि न्यूनतम जीवन स्तर बना रहे। जब अदालत इस बात को जीवन स्तर से जोड़कर देखती है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि डीए डीआर को रोकना केवल भुगतान रोकना नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक जिंदगी पर असर डालना है। इसी वजह से इस विषय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मुद्दे के तकनीकी और नियम आधारित पहलू भी उतने ही अहम हैं। जब डीए की गणना नियमों के अनुसार तय कर दी जाती है और उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे मानकों से जोड़कर परिभाषित किया जाता है, तो बाद में केवल कार्यालयी ज्ञापन या प्रशासनिक आदेश से गणना के तरीके को मनमाने ढंग से बदलना या भुगतान रोककर मामला अनिश्चित काल तक लटकाए रखना सवालों के घेरे में आता है। सेवा शर्तों में जिन अधिकारों को शामिल किया गया है, उन्हें सिर्फ तर्क देकर कमजोर नहीं किया जा सकता। ये संदेश इस तरह की कानूनी व्याख्या से निकलता है। यही कारण है कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों के बीच बार बार ये चर्चा होती है कि अगर मामला मजबूत दस्तावेजों और नियमों के साथ रखा जाए तो वित्तीय दबाव वाले तर्क पर भी कानूनी जांच संभव हो सकती है। कानूनी दृष्टि से एक और व्यावहारिक पहलू सामने आता है, भुगतान की प्रक्रिया को लागू कराने के लिए समिति का गठन। जब अदालतें समिति बनाने की बात करती हैं तो इसका उद्देश्य यही होता है कि सरकार ये ना कह सके कि भुगतान में जटिलताएं हैं, फंड मैनेजमेंट मुश्किल है या प्रक्रिया तय नहीं हो पा रही। समिति का काम बकाया राशि का निर्धारण, भुगतान का शेड्यूल और किस्तों में भुगतान की रूपरेखा तय करना होता है। ऐसी व्यवस्था बनने पर जवाबदेही बढ़ती है, अनुपालन रिपोर्ट देनी पड़ती है और समय पर प्रगति दिखानी पड़ती है। चर्चा में ये भी आया कि पेंडिंग डीए का एक हिस्सा चरणबद्ध रूप से देने और समय सीमाएं तय करने जैसे निर्देशों की संभावना बनती है, ताकि पहली किस्त और आगे का रोड मैप समय पर सामने आए। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जो कर्मचारी उस अवधि में रिटायर हो गए, वे भी बकाया पाने के हकदार माने जाते हैं। यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये केंद्रीय पेंशनर्स के संदर्भ में बहुत मायने रखता है, क्योंकि 18 महीने का डीए एरियर सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है। कई पेंशनर्स की उम्र अधिक है, स्वास्थ्य खर्च ज़्यादा है और बकाया राशि उनके लिए बड़ी राहत की तरह हो सकती है। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोग। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह का कानूनी दृष्टिकोण केंद्र सरकार 18 क्रोएशियाई पुनः महीने वाले डीए एरियर के मामले में सीधे लागू हो सकता है?
हर मामला अपने नियमों, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय होता है, लेकिन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि सिद्धांत ये स्थापित हो कि डीएडीआर एक लागू करने योग्य अधिकार है, तो फिर ये जांच की गुंजाइश बनती है कि लंबे समय तक रोकना कितना उचित था और भुगतान को किस ढांचे में सुनिश्चित किया जा सकता है। मगर यहाँ एक व्यावहारिक सच्चाई भी है। अदालत में मामला तभी मजबूत होता है जब याचिका भावनाओं पर नहीं, बल्कि नियमों, अधिसूचनाओं, सेवा शर्तों और अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या पर तैयार हो। संसद में दिए गए जवाब, सरकार की तरफ से जारी पत्र, डीए रोकने के निर्णय की पृष्ठभूमि और वे नियम जिनमें डीएडीआर का ढांचा सेवा शर्तों का हिस्सा बनता है, ये सब दस्तावेज किसी भी कानूनी दलील की रीढ़ होते हैं। बिना मजबूत रिकॉर्ड के कोई भी बड़ी बात टिकाऊ नहीं बनती। इस मुद्दे को जिंदगी से जोड़कर देखें तो 18 महीने का बकाया लोगों के लिए एक साथ बड़ी रकम बन सकता है। किसी के लिए ये रकम उधार चुकाने में मदद करेगी, किसी के लिए मेडिकल खर्च में राहत देगी, किसी के लिए बच्चों की फीस और किताबों का सहारा बनेगी। महंगाई का दबाव केवल आंकड़ों में नहीं होता, वो किराने के बिल, बिजली के बिल, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च में दिखाई देता है। इसलिए एरियर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान से जुड़ा मसला है। कर्मचारी ने सेवा दी, सिस्टम चलाया, जिम्मेदारियां निभाईं, तो उसका हक समय पर मिलना चाहिए। यही मूल भावना है। ये भी समझना जरूरी है कि सरकारें भुगतान रोकती क्यों हैं। कई बार प्रशासन ये मानकर चलता है कि कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय तक इंतजार करेंगे, दबाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जब मुद्दा व्यापक होता है और लोग लगातार सवाल पूछते हैं, तो दबाव बढ़ता है। दबाव सिर्फ कोर्ट से नहीं आता, दबाव जागरूकता से आता है, सही जानकारी से आता है और एकजुटता से आता है। इसी वजह से जरूरी है कि लोग अफवाहों के पीछे न भागें और सत्य के आधार पर अपनी मांग रखें। सोशल मीडिया पर कई बार तारीखें, अंदरूनी खबरें और बड़े बड़े दावे चलते हैं जिनका कोई आधिकारिक आधार नहीं होता। फिर लोग निराश होते हैं। इसलिए जो भी सूचना मिले उसे जांचे बिना अंतिम सत्य मान लेना नुकसानदेह है। सही जानकारी का मतलब ये है कि आप दस्तावेज देखें, आधिकारिक बयान देखें और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करें। अगर आप चाहते हैं कि डीएडीआर, पेंशन, सैलरी और एरियर से जुड़ी हर भरोसेमंद अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए ताकि कोई ज़रूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। अक्सर लोग सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और फिर बाद में कहते हैं कि अपडेट छूट गई। ऐसा मत होने दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और अलर्ट्स ऑन रखिए। अब आगे क्या हो सकता है? संभावनाएं साफ हैं। पहली संभावना ये कि सरकार खुद कोई भुगतान योजना घोषित करे, जैसे किस्तों में भुगतान, चरणबद्ध रोड मैप या किसी निश्चित टाइमलाइन के साथ सेटलमेंट। दूसरी संभावना ये कि मामला कानूनी दिशा में आगे बढ़े और सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों में सुनवाई के जरिए दिशा निर्देश और समय सीमा तय हो। तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत हो और किसी स्तर पर समझौते का रास्ता निकले। इन तीनों स्थितियों में एक बात समान है, दबाव और जागरूकता। बिना दबाव के रोड मैप जल्दी नहीं आता और बिना सही जानकारी के दबाव सही दिशा में नहीं बनता। इसलिए अपडेटेड रहना ज़रूरी है और इसी वजह से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और बेल आइकन ऑन रखिए ताकि हर नई बात आप तक साफ शब्दों में पहुंचे। पश्चिम बंगाल वाले केस से एक और सीख मिलती है। जब अदालत भुगतान के शेड्यूल तय कराने के लिए समिति जैसी व्यवस्था की बात करती है, तो ये सरकार को सीधा संदेश होता है कि अब टालने की गुंजाइश कम है। जवाबदेही बढ़ती है, पालन रिपोर्ट की मांग होती है और समय पर प्रगति दिखानी पड़ती है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स 18 क्रोएशियाई पुणे महीने वाले एरियर के मुद्दे में भी किसी तरह का स्पष्ट ढांचा बने, चाहे वो सरकारी रोड मैप हो, बातचीत का परिणाम हो या कानूनी निर्देशों से निकला शेड्यूल, तो समाधान की दिशा ज़्यादा स्पष्ट हो सकती है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि मांग सिर्फ भावनात्मक न रहे, बल्कि नियमों और अधिकारों के आधार पर मजबूती से रखी जाए। यहाँ एक बात और साफ समझिए, डीएडीआर का उद्देश्य लोगों को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसी अनुपात में सुरक्षा कवच बनकर डीएडीआर काम करता है। अगर वही लंबे समय तक रोका जाए तो उसका असर सीधा जीवन स्तर पर पड़ता है। यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर इसे अपना अधिकार मानते हैं और यही वजह है कि इस पर चर्चा लगातार तेज होती रहती है। इसलिए समाधान भी ऐसा होना चाहिए जो सम्मानजनक हो, व्यावहारिक हो और समयबद्ध हो, ताकि लोगों को सिर्फ आश्वासन न मिले बल्कि वास्तविक राहत मिले। अब मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप इस तरह की साफ, जिम्मेदार और तथ्य आधारित जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए। साथ ही इस जानकारी को अपने साथी कर्मचारियों, पेंशनर मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो लोग कम ऑनलाइन रहते हैं वे भी अफवाहों की वजह से परेशान न हों और सही जानकारी समय पर पा सकें। बहुत से पेंशनर्स तक सही अपडेट देर से पहुंचता है, इसलिए आपका शेयर करना किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है। याद रखिए, ये
मुद्दा किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लाखों लोगों का सामूहिक सवाल है जिन्होंने देश के लिए सेवा दी है। जब बात अधिकार की हो तो रास्ता भी अधिकार वाला होना चाहिए, तथ्य, नियम और सही मंच के जरिए। कानूनी संकेत ये बताते हैं कि अदालतें कई बार डीएडीआर को अधिकार के रूप में देख सकती हैं और वित्तीय तंगी के बहाने को बिना जांच के स्वीकार नहीं करती। इसी से उम्मीद बनती है कि सही रणनीति, सही दस्तावेज